हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में लेकर के हम लोग आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर इशू किया गया था इंटर एग्जामिनेशन 12th के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो इशू किया गया था मॉडल सेट, उसका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल सेट आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस का तैयारी का जो अंतिम तैयारी कह सकते हैं आप लोग, ये अंतिम तैयारी हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्द से इसको शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन का माहौल चल रहा है। अगर आप इस मॉडल सेट को कर लेते हैं जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, इस मॉडल सेट को कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि सर, माना जाता है ऐसा, वो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसी के आधार पर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन लेने वाला है, या लगभग पेपर पैटर्न वैसा ही रहने वाला है, क्वेश्चंस के लेवल वही सब रहने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए देख लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड और क्या लेवल है बिहार बोर्ड का। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जैसा कि एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते हैं कैसा होता है। टोटल 3 घंटे 15 मिनट समय आपको मिलेंगे, जिसमें से टोटल 100 + 30 + 8 = 138 क्वेश्चन बनाने होंगे, मतलब मिलेंगे आपको बनाने के लिए। बट आपको बनाना होगा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50, 2 नंबर वाले में सिर्फ 15 और 5 नंबर वाले में सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने होंगे, जो कि आपको एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पता है। वो एग्जाम पैटर्न की चर्चा हम विशेष नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है OMR सीट वगैरह पे मिलेगा, ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि पेज नंबर यहाँ से शुरू होता है। आप देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी साफ साफ बता दिया गया है कि आपसे टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जो एक एक नंबर वाले होंगे। कुल मिला के 50 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए आय व्यय खाते में, ऑप्शन बी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन सी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या ऑप्शन डी रोकड़ खाता में। Income and expenses related to prize fund is shown in income and expenditure account. Option number B, asset side of the balance sheet. Option number C, liability side of the balance sheet. And option number D, cash account. बताइए इनमें से क्या सही होगा। सर क्या सही होगा? क्वेश्चन था कि इनकम एंड एक्सपेंसेस जो प्राइज फंड से रिलेटेड होते हैं उसको कहाँ दिखाया जाता है। तो आपको याद होगा कि प्राइज फंड से रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में उसी प्राइज फंड में दिखा दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं। आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं पूंजीगत प्रकृति के, आयगत प्रकृति के, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग भी मेरे साथ साथ फटाफट वीडियो देखते के साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर अपने से बताते चलिए, ताकि आपके माइंड में रिकॉल होते चलेगा सारा का सारा कंसेप्ट। अगर आप साथ साथ बताते चलते हैं तो, या हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर आप आंसर बताते हैं तो बहुत जरूरी है ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन आय नहीं है, इनमें से कौन सा आय नहीं है। ऑप्शन ए चंदा, चंदा क्या आय नहीं है? सब्सक्रिप्शन चंदा जो मांगते हैं क्या वो आय नहीं है? दान क्या आय नहीं है? टिकट की बिक्री क्या आय नहीं है? या एंडोमेंट निधि क्या आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, शेयर ऑफ टिकट या इंडोमेंट फंड, इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडोमेंट फंड जो है वो आपका इनकम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहते हैं। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी कमी, या ऑप्शन डी अधिक्य। इन द प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज लॉस
प्रॉफिट, डेफिसिट या सरप्लस। क्या होना चाहिए सर? तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसको हम लोग डेफिसिट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? महाविद्यालय लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, खेलकूद क्लब लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, मारुति उद्योग लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। या ऑप्शन डी, अस्पताल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि सर मारुति उद्योग जो है वो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? कॉलेज बिल्कुल नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, मारुति उद्योग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती हैं। आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती हैं आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में, ए एवं बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर्स आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सर रिवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो कहाँ दिखते हैं? तो रिवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो आपके दिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कहता है एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? अग्रिम चंदा मतलब एडवांस में रिसीव हो गया है। बताइए, संपत्ति पक्ष में, या दायित्व पक्ष में, या डेबिट पक्ष में, या क्रेडिट पक्ष में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन इन व्हिच साइड ऑफ द बैलेंस शीट? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड, या क्रेडिट साइड? तो सर बैलेंस शीट में पहली बात की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता नहीं है, तो या तो एसेट साइड होगा नहीं तो लायबिलिटी साइड होगा। अब चूंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है जो एडवांस में रिसीव हो गया है, तो कोई भी ध्यान रखिएगा, कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो जाता है, कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो जाता है तो उसको लायबिलिटी कहा जाता है, जिसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आय एवं व्यय खाता का शेष दर्शाता है। हस्तगत रोकड़, पूंजी कोष, शुद्ध आय या अधिशेष या कमी? बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो क्या दिखाता है? कैश इन हैंड दिखाता है, या कैपिटल फंड दिखाता है, या नेट प्रॉफिट दिखाता है, या सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है। क्लियर है बात? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो या तो सरप्लस बचता है या तो डेफिसिट बचता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यवसायिक संस्था द्वारा, व्यापारिक संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा बताइए किसके द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात? चलिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कहता है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आय व्यय खाता में, ऑप्शन नंबर बी स्थिति विवरण में, ऑप्शन नंबर सी लाभ हानि खाता में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। बताइए, कैपिटल नेचर के जो भी रिसिप्ट्स होते हैं वो कहां दिखाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट में, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हैं वो कहां दिखते हैं सर? तो बैलेंस शीट में दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। डोनेशन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। बताइए कि डोनेशन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक संस्था द्वारा अगर डोनेशन रिसिप्ट होता है तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सर डोनेशन जो होता है वो रेवेन्यू यानी आयगत प्राप्ति होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, क्या है? आयगत प्राप्ति है, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। सर लाइफ मेंबरशिप फी की बात कर रहा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, यानी पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्ति की आधिक्य को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं सर? पूंजी निधि कहते हैं, या पूंजी कहते हैं, या लाभ कहते हैं, या शुद्ध लाभ कहते हैं। यानी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज, बताइए एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी कि एक लाभ न कमाने वाली संस्था है, उसमें अगर एसेट ज्यादा हो जाता है लायबिलिटी से, तो एसेट माइनस लायबिलिटी को क्या कहते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी को कैपिटल फंड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कह रहा है इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक। तो आपको बता दें विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है? नॉट पूछा है। एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, 2 और मोर पर्सन होते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो कहता है किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। कैसे किया जाता है सर? ये तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ है तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तो समझौता नहीं हुआ है तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप में बी डिवाइडेड इक्वली, कैपिटल रेशियो या डिफरेंट प्रोपोर्शन, या नॉट दीज। आंसर हो जाएगा इक्वली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, बताएंगे संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, या विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कहता है साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, विनियोजन, लाभ, प्रभार, या इनमें से कोई नहीं। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय द फर्म, गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर। ये बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है। आप बताइए कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बिजनेस के लिए? एक एप्रोप्रिएशन है, एक गेन है, या एक चार्ज है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सर? तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो एक चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कहता है चालू खाता है। चालू खाता क्या है सर? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं। करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है वो पार्टनरों का होता है, इसलिए, और पार्टनरों का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, इसीलिए करंट अकाउंट भी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कहता है साझेदारों को चालू खाता बनाया जाता है। साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। बताइए चालू खाता कब बनाया जाता है? परिवर्तनशील आधार पर, या अस्थायी आधार पर, या दोनों ही परिस्थितियों में, या इनमें से कोई नहीं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर। बताइए पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब बनाया जाता है? जब पार्टनरों का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे हो, या फिक्स बेसिस पे हो, या बोथ ही सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो सर करेंट अकाउंट की आवश्यकता तब पड़ती है जब पार्टनरों का कैपिटल फिक्स बेसिस पे बनाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 8%, 6%, 9%, या इनमें से कोई नहीं। सर पूंजी पर ब्याज के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन
given to the partner at 8% per annum, 6% per annum, 9% per annum या none of these। सर अक्सर जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर बच्चे 6% पर annum मार देते हैं। ध्यान रहे, सावधान हो जाइए। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, एक बार लिख के बता देते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है सर। और यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है, तो ध्यान रखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं। कि गलती से आप 6% टिक मत कर दीजिएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्लियर है बात? क्योंकि अगर एग्रीमेंट ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक भी पैसे के नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कहता है एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 50, 10, 15 या 20। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, 10, 15 या 20। कितना हो सकता है सर? द आंसर इज 50, 50 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये एक तरह का चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। सैलरी, अब यहाँ सैलरी के बारे में बताया नहीं है कि सैलरी किसको दिया जा रहा है, सैलरी पार्टनर को दिया जा रहा है या इंप्लॉय को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सैलरी इंप्लॉय को दिया जा रहा है तो वो चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। लेकिन अगर सैलरी पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। बट एक सामान्य थिंकिंग होता है कि सैलरी के आगे अगर नहीं बताया है कि सैलरी इंप्लॉय को दिया जा रहा है, कि सैलरी इंप्लॉय को दिया जा रहा है या पार्टनर को दिया जा रहा है, तो यहाँ माना जाएगा कि सैलरी जो है वो इंप्लॉय को दिया जा रहा है। केवल सैलरी लिखने का मतलब कि वो सैलरी इंप्लॉय को दिलाया है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक तरह का चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। ये एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल एक ही आइटम ऐसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 23, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पर या अंतिम पूंजी पर या औसत पूंजी पर या इनमें से कोई नहीं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर या पूंजी के अनुपात में या समझौते के अनुपात में या इनमें से कोई नहीं? इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। बताइए प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटा जाता है? इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जल्दी में गलती कर जाइएगा कि प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटना है, तो बहुत सारे लोग इक्वली मार देंगे। बट सावधान हो जाइए, सर यहाँ ये नहीं पूछा है कि अगर एग्रीमेंट ना बना हो तो कैसे बांटेंगे। यहाँ ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में। तो उसका आंसर हो जाएगा एज पर एग्रीमेंट, यानी कि समझौते के अनुसार। जिस प्रकार से समझौता बना होगा उसी प्रकार से प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे। अगर समझौता नहीं बना होगा तब इक्वली बांटेंगे, तब वहां इक्वली आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर एज पर एग्रीमेंट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे आते हैं, जो कहता है ख्याति एक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ संपत्ति है, ऑप्शन नंबर बी मूर्त संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी मूल्य रहित संपत्ति है या ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज एन एसेट, यूजलेस एसेट है या टेंजिबल एसेट है या वर्थलेस एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? तो आंसर हो जाएगा इनटेंजिबल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने धड़ाधड़ एकदम से नॉन स्टॉप में लगातार बोलते हुए 25 ऑब्जेक्टिव्स अभी तक कर लिए बिना किसी दिक्कत के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अगर सिलेबस अच्छे से पढ़े हो तो इस 25 के 25 ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, किसी क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिकल है कि हड़बड़ी में आप ना रहे, थोड़ा सावधानी से उसको टिक करें, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यानी बिहार बोर्ड ने इस बार जो मॉडल पेपर जारी किया है वो बहुत ही आसान है।
बहुत ही आसान है। इस प्रकार से हम उम्मीद अंदाजा कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि अकाउंटेंसी का पेपर इस बार टफ नहीं आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले मॉडल पेपर में हमने देखा था कि जो बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर था वो काफी टफ था, बट उसके कंपैरिजन में जो पेपर पूछा गया बिजनेस स्टडी का वो बिल्कुल भी आसान था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर तो कर लेते हैं, करने में क्या जाता है, क्या पता इसी में से बहुत सारा आ जाए, और आना भी चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। जो लिखा हुआ है साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए फर्म का पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर बी फर्म का समापन, ऑप्शन नंबर सी फर्म का एकीकरण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, ऑप्शन नंबर ए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर सी एमालगमेशन ऑफ फर्म, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया है सर, जिसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 26 के बाद आते हैं 27 पर, जो कहता है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। बताइए कि वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, क्या होता है? फर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है, या फर्म का पुनर्गठन होता है, या फर्म का समापन हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन रीवैल्यूएशन ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर बी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर सी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो उससे रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 पर, जो कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में, या नए लाभ हानि अनुपात में, या समान अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या इक्वल रेशियो में, या नॉन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी के भुगतान के लिए, ऑप्शन नंबर बी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी संपत्तियां क्रय करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, या नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आंसर क्या होना चाहिए बताइए? कि गुडविल जो है वो नए पार्टनर, पेड बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के द्वारा पेड किया जाता है। किस लिए सर? फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, या फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए, या परचेज ऑफ एसेट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, यानी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, आपके स्क्रीन पे पूरा तरह से दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30, जो कहता है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है, त्याग अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी पुराने अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी नए अनुपात में, या ऑप्शन नंबर डी बराबर अनुपात में। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या ओल्ड रेशियो में, या न्यू रेशियो में, या इक्वली। कौन से रेशियो में बांटा जाता है सर? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें कि जो गुडविल होता है, जो नए पार्टनर के द्वारा लाया जाता है, उसको पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर, जो कहता है कि निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रहतिया का, या ऑप्शन नंबर बी अस्थायी संपत्ति का, या ऑप्शन नंबर सी निवेश का, या ऑप्शन नंबर डी ख्याति का। इसका भी आंसर बहुत ही आसान है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? स्टॉक, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, या गुडविल। आंसर हो जाएगा गुडविल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 पर, और 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ क्रेडिट करने की बात की जा रही है कैपिटल अकाउंट को।
किस चीज से क्रेडिट किया जाता है? पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, या आहरण से, या हानि में हिस्से से। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या ड्रॉइंग्स, या शेयर इन लॉस। बताइए किससे क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से नहीं किया जाता है, ड्रॉइंग से भी नहीं, शेयर इन लॉस से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, नए आर्थिक चिट्ठे में, या पुनर्मूल्यांकित खाते में, या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या वसूली खाते में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रीवैल्यूड वैल्यू। बताइए कि रीवैल्यूड वैल्यू पे कहां दिखाया जाता है? न्यू बैलेंस शीट में, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पे, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाभ विभाज्य अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी पूंजी अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी त्याग अनुपात में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल by the new partner is shared by existing partner? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कैपिटल रेशियो, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए आंसर? तो सर जो भी कैश गुडविल के रूप में लाया जाता है नए पार्टनर के द्वारा, उसको पुराने पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेते हैं, यानी कि द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पे, जो कहता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता के समान होता है लाभ हानि समायोजन खाता, या ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि खाता, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी वसूली खाता। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके जैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, या ए एंड बी दोनों की तरह, या ऑप्शन नंबर डी रियलाइजेशन अकाउंट की तरह। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? तो आपको बता दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि दायित्व में कमी है, दायित्व में कमी है। बताइए क्या कमी है? दायित्व, या हानि, या व्यय, या लाभ, यानी डिक्रीज इन द लायबिलिटी, डिक्रीज इन द लायबिलिटी। बताइए अगर लायबिलिटी घटता है तो उसे क्या कहेंगे? लायबिलिटी, लॉस, एक्सपेंस, या प्रॉफिट। क्या आंसर होना चाहिए सर? तो अगर लायबिलिटी घटता है तो बिजनेस में, अगर लायबिलिटी यानी दायित्व घटता है तो बिजनेस में क्या होता है? उसको क्या माना जाता है? उसको प्रॉफिट माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 पे, जो कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता में, या संपत्ति खाता में, या पुराने साझेदारों को खाता में, या इनमें से कोई नहीं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट, या एसेट अकाउंट, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ दिस। बताइए कि अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है और किसी एसेट के वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है तो उसको डेबिट किया जाएगा। कहां पर डेबिट किया जाएगा? द आंसर इज कहां पर डेबिट किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एसेट अकाउंट में, क्योंकि सर यहां डेबिट के विषय में पूछा है। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसका एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट, ऐसे एंट्री किया जाता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे एंट्री किया जाता है। तो आप खुद सोच करके बताइए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, तो एसेट अकाउंट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर यहीं पर पूछा रहता कि मतलब कौन सा क्रेडिट होगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सब डेबिट क्रेडिट वाले जो लॉजिक्स हैं ये आप क्लासरूम में डिटेल में पढ़ाई किए होंगे और आप इसके मदद से आसानी से और बेहतर तरीके से आंसर को दे सकते हो अगर आप समझते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि लाभ प्राप्ति अनुपात है। लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पूछा गया है। बताइए क्या होगा? नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात, या फिर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, या फिर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, या फिर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा।
सर फॉर्मूला पूछा है गेनिंग रेशियो का, आप सिंपली बता सकते हो गेनिंग रेशियो यानी हमने गेन किया है, यानी हमें अब ज्यादा मिल रहा है, यानी न्यू रेशियो हमारा ज्यादा है, पुराना कम था, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 पर, जो कहता है कि जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है। व्यापारिक व्यय अगर मानते हैं तो इसे कहां लिखा जाएगा, लाभ हानि खाता में लिखा जाएगा, या आर्थिक चिट्ठा में लिखा जाएगा, या ए और बी दोनों में लिखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इफ ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इट अपीयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। कहां दिखाया जाएगा सर, अगर हम लोग बिजनेस एक्सपेंस दिखाते हैं, अगर हम लोग इसको बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं तो कहां दिखाएंगे, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर एसेट मानते तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता, सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कहता है कि एक क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अच्छे से, अब दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे पूरे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए की गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा पॉलिसी कंपनी से पाती है, क्या पाती है सर, पॉलिसी राशि पाती है, या संपूर्ण या समर्पण मूल्य पाती है, या मृत साझेदार की पॉलिसी राशि पाती है, या सभी साझेदारों का समर्पण मूल्य पाती है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स, फर्म पाता है, क्या पाता है, फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ टेकन फॉर ऑल पार्टनर, सभी पार्टनरों के लाइफ पर जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया गया है उसके लिए डेथ के समय पर, जब डेथ हो जाता है, वैसे सिचुएशन में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म को क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी अमाउंट मिलता है, या ऑप्शन नंबर बी सरेंडर वैल्यू मिलता है, या ऑप्शन नंबर सी पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मिलता है, या ऑप्शन नंबर डी सरेंडर वैल्यू मिलता है। बताइए क्या मिलता है सर, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होना चाहिए, क्या मिलता है, तो सर जो डिसीज्ड पार्टनर होते हैं, मरे हुए पार्टनर होते हैं, उनका पॉलिसी अमाउंट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही था। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 पे आते हैं। आगे कहता है कि फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी अंतिम पूंजी अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, या ऑप्शन नंबर डी साझेदारों के नए अनुपात में। इंग्लिश में कहता है कि ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो, या क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आंसर होना चाहिए सर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट होता है वो फर्म के द्वारा जो रिसीव होता है उसको बांटा जाता है, किस तरह बांटा जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे, जो कहता है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, या उसके उत्तराधिकारी के खाते में, या सरकार के खाते में। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द होल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, या हिज सक्सेसर्स अकाउंट, या अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। बताइए किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर कोई साझेदार मर जाता है तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट कहां जाता है सर, उसके सक्सेसर को जाता है, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लीगल हेयर भी बोलते हैं, सक्सेसर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जो कहता है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है, मृतक साझेदार के, या सभी साझेदार के, या बाकी साझेदार के, या मात्र 2 साझेदार के। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है ना, तो कहता है कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पे जो लाभ होता है उसको किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो पूछता है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू हुज कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर, या ऑल पार्टनर, या रिमेनिंग पार्टनर, या ओनली 2 पार्टनर्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि कोई पार्टनर डेथ किया है, उस समय पर अगर रिवैल्यूएशन होता है और रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट निकल के आता है तो उस प्रॉफिट को सभी पार्टनरों में बांट दिया जाएगा, यानी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, जो कहता है कि फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाते के माध्यम से, या आहरण खाते के माध्यम से, या बैंक खाते के माध्यम से, या ऋण खाते के माध्यम से। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, या ड्रॉइंग अकाउंट, या बैंक अकाउंट, या लोन अकाउंट। बताइए साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है, सॉरी
आगे पहले आंसर बिना बताए आगे बढ़ गए। कहता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया जाता है। किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ड्रॉइंग अकाउंट से? बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट से? जी हाँ, बैंक अकाउंट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, और क्वेश्चन नंबर 45 कहता है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है बहुमत के आधार पर, या 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, या 1/2 सदस्यों के निर्णय पर, या इनमें से कोई नहीं। और ए फर्म कैन बी वॉलंटरली डिसॉल्व्ड बाय द पार्टनर्स ऑन मेजॉरिटी बेसिस, या ऑन 3/4 मेंबर डिसीजन, या 1/2 मेंबर डिसीजन, या नन ऑफ दीज। आपको बता दें कि वॉलंटरी की बात कर रहा है, सॉरी आपको बता दें कि वॉलंटरी की बात यहाँ कर रहा है, यानी ऐच्छिक समापन की बात कर रहा है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन की बात कर रहा है। तो इसमें किसी से भी जो है वो किसी से भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार से ऐच्छिक प्रकार से फर्म बना होता है, उसी प्रकार से इच्छा से बंद हो जाता है। किसी से भी सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो आप कह सकते हैं कि नॉन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 45 के बाद 46 पे आ जाते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, या बैंक खाते के जमा पक्ष में। यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर शोन इन। बताइए कहाँ दिखाते हैं? अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब पेड कर दिया जाता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर बी डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में। सर लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड ही सही, बट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की तरह ट्रीट भी किया जाएगा, और लायबिलिटी की तरह ट्रीट करने का मतलब ये हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाएगा, माफ कीजिएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा जाता है। जब पेमेंट किया जाता है लायबिलिटीज का, पहले तो ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में, बट जब पेमेंट होता है तो डेबिट में लिखते हैं, और डेबिट में लिखने का मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो 47 में लिखा हुआ है कि जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। बताइए कहाँ दर्शाएंगे? वसूली खाते के नाम पक्ष में, या बैंक खाते के नाम पक्ष में, या वसूली खाते के जमा पक्ष में, या बैंक खाते के जमा पक्ष में। अनरिकॉर्डेड पूछता है क्वेश्चन कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब पार्टनर के द्वारा ले लिया गया अनरिकॉर्डेड एसेट को, तो आर इन बताइए उसको कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, या डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में, या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, या क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में। पहली बात कि पार्टनर ने लिया है तो बैंक वाला तो दोनों होगा नहीं, ये तो गलत है। और ऑप्शन नंबर ए और डी सी में से कोई आंसर सही होगा, तो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट है। अब बस आपको पहचान लेना है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो जब कोई पार्टनर ले लेता है अनरिकॉर्डेड एसेट को, तो सर जब रिकॉर्डेड होता है, सॉरी जब मतलब एसेट्स होते हैं तो क्रेडिट में लिखे जाते हैं, जब कोई और उस एसेट्स को बेचा जाए या कोई पार्टनर ले ले तो वो डेबिट साइड में आ जाता है, यानी कि डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का फिर से वही गलती हम वापस से कर दिए, माफ कीजिएगा। एसेट्स जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो डेबिट में, और जब उनको बेचे जाते हैं तो जो पैसे आते हैं वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा इस प्रकार से, जरा बना के ही दिखा देते हैं शॉर्ट में, कि जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से, रियलाइजेशन अकाउंट देखिएगा यहाँ पे गौर से, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे एसेट्स को लिखते हैं। जब ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट से, जब बैलेंस शीट से ट्रांसफर होते हैं, जब बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो एसेट्स डेबिट साइड में आते हैं, और जब इनको बेचा जाता है तो ये क्रेडिट साइड में आ जाते हैं बाई करके। अगर पैसे में आया तो कैश, और अगर पार्टनर ले गया तो बाई पार्टनर्स। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं, तो क्रेडिट यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 पर, और क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, ध्यान दीजिएगा, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। किसका भुगतान किया जाएगा? सबसे पहले साझेदारों के पूंजी खाते का, या साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का, या साझेदार की अतिरिक्त पूंजी का, या बाहरी लेनदारों का। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू, बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पेड किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को, या पार्टनर्स लोन टू फर्म को, या पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल को, या आउटसाइड क्रेडिटर को। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस बंद हो जाता है, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो सबसे पहले जो बाहर वाले आदमी हैं उनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, यानी आउटसाइड क्रेडिटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 49 और 50 बस खत्म होने वाला है। न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार का समापन के अंतर्गत आएगा? न्यायालय द्वारा समापन या अनिवार्य समापन या किसी घटना के घटित होने की स्थिति में या इनमें से कोई नहीं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? बताइए किस तरह का डिसोल्यूशन है ये? ऑप्शन नंबर ए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए सर? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होना चाहिए सर? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आगे कहता है 50 नंबर क्वेश्चन, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है लाभ हानि खाता या वसूली खाता या साझेदार का पूंजी खाता या रोकड़ खाता। ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक अ पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऑप्शन नंबर बी रियलाइजेशन अकाउंट, या ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऑप्शन नंबर डी कैश अकाउंट। बताइए कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने इस मॉडल सेट में जो 100 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जिसमें से कोई 50 ठो बनाना था, उसमें से हम लोगों ने 50 ठो लाइन से बना लिया। अब आप कहिएगा तो जो बाकी के 50 क्वेश्चन है वो भी हम करा देंगे, बट आज के लेक्चर में नहीं बल्कि अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग अभी रहने देते हैं फिलहाल, और जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, जिसमें से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बट उसके पहले, जाने के पहले, अभी तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, ज़्यादा लोगों का फायदा मिल सके। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम सारे के सारे कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए अभी तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।